त्यागी पेड़ की कहानी। पहाड़ों के बीचों बीच एक घना जंगल था। वहाँ एक आम का पेड़ था जो बहुत फल दिया करता था। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसता था। उस गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम भीम था। वो जंगल में जाकर उस पेड़ के साथ खेलता रहता था, उस पर चढ़ता, उसके आम तोड़कर खाता और बाद में आराम से उसी पेड़ की छांव के नीचे सो जाता। भीम को पेड़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो उस आम के पेड़ को भी भीम से बहुत खुशी मिलती थी। आम के पेड़ को भीम के साथ लगाव हो गया था। अब हर रोज भीम आता और पेड़ के साथ खेलता। फिर एक दिन की बात है, भीम पेड़ के पास आया और पेड़ देखता है कि आज भीम बहुत ही दुखी और उदास है। तुम इतने दुखी और उदास क्यों लग रहे हो, जबकि तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। चलो अब उदासी दूर करो और आकर मेरे साथ खेलो। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं, और वैसे भी मैं अब पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो तुम्हें खिलौनों के साथ खेलना है। माफ करना भीम, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, तुम मेरे फल तोड़कर बाजार में जाकर बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो, जिससे तुम्हारे खिलौने भी आ जाएंगे। हाँ, ये तो तुमने बहुत सही बात कही। ये बात सुनकर भीम बहुत खुश हुआ। उसने आम तोड़े और खुशी खुशी आम लेकर चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक भीम फिर पेड़ के पास वापस नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ भीम का इंतजार करता रहा। वह उसके लिए बहुत दुखी और उदास था। लेकिन कुछ सालों बाद भीम फिर से आम के पेड़ के पास आया। भीम अब छोटा बच्चा नहीं था, वो बहुत जवान आदमी बन चुका था। आम का पेड़ भीम को देखकर बहुत खुश हुआ और भीम से कहने लगा, तुम आ गए भीम। जानते हो तुम्हारे लिए मैं कितना उदास था और तुमने आने में इतना समय लगा दिया। आओ भीम, मेरे साथ खेलो। हाँ, मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है, और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना है, उनके बारे में सोचना है। मेरे पास अपने परिवार को रखने के लिए घर नहीं है, मुझे घर बनाना है। तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ। मुझे माफ करना भीम, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है और ना ही घर है। हाँ, पर अगर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं तोड़कर अपना घर बना सकते हो। शाखाएं टूटने के बाद भी आम का पेड़ खुश था, क्योंकि उसे भीम के साथ बहुत प्यार था। वो उसके प्रेम के मोह में इस तरह से जकड़ा था कि भीम के लिए अपना सब कुछ गवाकर भी खुश था। उसके बदले में वो सिर्फ चाहता था कि भीम उसके पास आकर बैठे, उसके साथ खेले, उसके फल खाए और उसकी छांव के नीचे आराम करे। जबकि भीम इस बार भी बहुत लंबे समय के लिए जा चुका था। आम का पेड़ भीम का इंतजार करता रहता है। फिर कुछ सालों के बाद गर्मियों के दिन चल रहे थे। भीम फिर से पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। भीम, तुम आ गए। जानते हो मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। आओ भीम, मेरे साथ खेलो। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं खेल सकता। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अब अपनी जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? हाँ भीम, मेरे पास अब तना ही बचा है। तुम मेरा तना काट के बोट बना लो और फिर तुम नौकायन को जाकर खुश रहो। अच्छी बात है। पेड़ अपना सब कुछ उस खुदगर्ज भीम के पीछे गवा चुका था। अब बस तना ही बचा था, वो भी उसने भीम को दे दिया। भीम ने पेड़ के तने को काटा और बोट बनाई, फिर नौकायन को चला गया। कुछ सालों तक भीम वापस नहीं आया। पेड़ फिर से भीम के लिए उदास था, लेकिन उसने भीम के वापस आने की आस नहीं छोड़ी कि एक दिन भीम आएगा और उसके साथ खेलेगा, उसके पास बैठेगा और उसके साथ बैठ के आराम करेगा। कुछ सालों बाद एक दिन भीम फिर से आम के पेड़ के पास आया। भीम को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। आम तो कब के खत्म हो चुके। जब से तुमने मेरी शाखाएं काटी थी तब से आम नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब तो मेरे दांत भी नहीं रहे कि मैं आम खा सकूं। अच्छा, लेकिन अब तो तुम्हारे खेलने के लिए शाखाएं भी नहीं बची। तुम्हारी शाखाएं अगर होती भी तो मैं खेलने के लिए नहीं चढ़ पाता। अब मैं बूढ़ा जो हो चुका हूँ। भीम इतना मतलबी था, बहुत लंबे लंबे समय के बाद पेड़ के पास वापस आता था और उससे अपना मतलब हासिल करके चला जाता था। इसी वजह से पेड़ को इस बार भी लग रहा था कि भीम जरूर उससे कोई ना कोई मतलब हासिल करने के लिए ही आया होगा। सच में अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब तो ये मरने वाली जड़ें ही बची हैं। तुम रो मत, मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अब बस आराम करना चाहता हूँ और जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं बस तुम्हारे पास रहकर गुजारना चाहता हूँ। फिर तो ठीक है, पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी होती हैं। आओ मेरे बेटे, मेरे पास आओ और आराम करो। इस तरह से भीम आम के पेड़ के पास नीचे बैठ गया। पेड़ बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे रोने लगा।
ये कहानी है मुरली किसान की, जो बहुत ईमानदार, शरीफ और मेहनती किसान था। मुरली अकेला ही रहता था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, न माता पिता न कोई भाई बहन। बेचारा दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। गर्मियों के दिन चल रहे थे, बारिश न होने के कारण हर तरफ पानी की कमी हो गई थी और सूखा पड़ गया था। पानी के बिना खेतों में फसल और बाग बगीचों में फूल नहीं हो रहे थे, लोग पानी के लिए मर रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि पानी के बिना फसल होगी भी। मुरली के साथ सारे लोग बारिश के लिए उदास थे। एक दिन की बात है, मुरली खेत से काम करके शाम को घर आया। ये गर्मी, इस गर्मी ने तो सबको बेहाल कर रखा है। बहुत प्यास लग रही है, घर में तो पानी भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो गर्म पानी होगा। ऐसा करता हूँ, पड़ोसियों से पीने के लिए ठंडा पानी ले आता हूँ। जब भी मुरली काम से लौटता तो हर रोज ठंडा पानी अपने पड़ोसियों के घर से लेकर पीता था, क्योंकि पड़ोसियों के घर में नया नया फ्रिज आया था। भाभी, ओ भाभी, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा? खेतों से लौटा हूँ तो बहुत प्यास लग रही थी, ठंडा पानी पीने का बहुत मन हो रहा है। आय हाय मुरली भैया, तुमने क्या यहाँ कोई ठंडे पानी का भंडार समझ कर रखा है क्या, जो चले आते हो हर रोज ठंडा पानी मांगने? हमने नया नया फ्रिज क्या ले लिया, तुम तो हर रोज फ्रिज का पानी मांगने ही चले आते हो। ऐसे तो हमारे फ्रिज को ही नजर लग जाएगी। इतना ही शौक है ठंडा पानी पीने का तो नया फ्रिज क्यों नहीं ले लेते अपना? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है रोज रोज किसी से ठंडा पानी मांगना। अरे भाभी, मैं तो। पड़ोसन मुरली को ठंडे पानी के लिए खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे बिना पानी दिए ही वहाँ से वापस उल्टे पाँव भेज देती है। मुरली शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस लौट आता है। ये क्या किया रानी तुमने? किसी को अपने घर से बिना पानी पिलाए भेज दिया। बहुत गलत किया तुमने। क्या तुम जानती नहीं हो कि कभी भी किसी को अपने घर से बिना पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए? पानी पिलाना तो कितना पुण्य का काम होता है। और वैसे भी मुरली तो कितना भला इंसान है, दूर दूर तक मुरली के भलाई के चर्चे हैं। बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें इस करम चले मुरली पर। इतना ही अच्छा होता तो आज अकेले नहीं पड़ा होता, ये पूरे परिवार को खा गया ना। खानदान में न माता है, न पिता है, न कोई भाई बहन। देखो जी, मुझे इस मुरली से तुम्हारी यारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती है। बहुत ही अभागा लगता है ये मुरली मुझे। मैं कह देती हूँ, दोबारा घर में ये पानी मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। दुखी होकर प्यासा मुरली अपने घर चला जाता है। तभी मुरली सोचने लगता है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है और ऐसी गर्मी में ठंडे पानी की बहुत जरूरत है। फ्रिज तो मैं ले नहीं सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं ठंडे पानी के लिए कल जाकर घड़ा ले आता हूँ। घड़े में पानी रखूंगा तो उसमें पानी ठंडा रहेगा और घड़े का पानी तो मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। अगले दिन मुरली खेत जाने से पहले सुबह सुबह घड़ा लेने कुम्हार के पास चला जाता है। वहाँ मुरली को एक घड़ा पसंद आता है। जैसे ही मुरली उस घड़े को हाथ में लेता है, वो देखता है कि नीचे से तो घड़ा फूटा हुआ है। भाई साहब, मुझे ये घड़ा बहुत पसंद आ गया है, मुझे ये घड़ा लेना है और इस घड़े के साथ मुझे एक और घड़ा दे दो। अरे भाई, ये तो फूटा हुआ घड़ा है जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर पड़ा था, इसे कोई भी नहीं ले रहा था। तुम्हें ये घड़ा कैसे पसंद आ गया? बस यूं ही, मुझे ये घड़ा बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा इस घड़े को खरीद लूं। मुरली की बातें जब फूटा घड़ा सुनता है तो वो सुनकर बहुत दुखी और साथ में खुश भी हो जाता है कि इतने लंबे समय से उसे कोई भी नहीं ले रहा था, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आज पहली बार किसी ने उसकी तरफ देखा और उसे खरीद लिया। फिर मुरली उस फूटे घड़े के साथ एक सही घड़ा भी साथ में घर ले आता है। अब मुरली घाट से दोनों घड़ों में पानी भर कर लाता है। जब मुरली घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सही घड़े में तो ऊपर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन फूटे घड़े में पानी आधा हो चुका था, बाकी पानी रास्ते में घड़े से निकल चुका था। अरे ये क्या, इसमें से तो पानी आधा निकल चुका है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं खेत जाऊंगा, शाम को घर वापस आकर अपने घरों में से थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अरे भाई, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो फूटे हुए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने होने पर? क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे अंदर तो पानी ही नहीं टिकता। मालिक ने पानी लाया और घर पहुंचने तक तुम्हारे अंदर आधा ही पानी रह गया। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं फूटा हूँ? और वैसे भी मालिक को मैं पसंद आ गया था, मालिक मुझे खुद खरीद के लाए हैं। देख लेना, थोड़े दिन में मालिक को तुमसे चिढ़ होने लगेगी। जब वो देखेंगे हर रोज घर तक पहुंचने तक तुम्हारे अंदर पानी ही नहीं टिकता है, तो वो तुम्हें खुद उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। ऐसा ना बोलो भाई, मैं फूटा हूँ, इससे बुरी और क्या किस्मत हो सकती है मेरी। पर मैं कौन सा चाहता हूँ कि मालिक को मैं आधा पानी दूं? मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मालिक को ज्यादा पानी दूं। इस तरह से हर रोज मुरली दोनों घड़ों में घाट से पानी लाता। सही घड़े में पानी भरा रहता और फूटे घड़े में हमेशा घर तक आधा ही पानी बचता। एक दिन की बात है, फूटा घड़ा सही घड़े के तानों से दुखी होकर मुरली से कहता है, मालिक, मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि आप क्यों हर रोज मुझे घाट तक पानी के लिए ले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि आप जितनी भी कोशिश करेंगे मुझे घर तक भरा हुआ कभी नहीं पाएंगे। घर तक पहुँचते पहुँचते मैं आधा हो जाऊंगा। मालिक, मैं अपने होने पर बहुत दुखी हूँ, बहुत पछताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, मुझ जैसी बेकार चीज को उठाकर घर से बाहर फेंक दीजिए। मैं आपकी किसी काम की चीज नहीं हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरी जगह जाकर एक और सही घड़ा ले आइए जो आपके काम आ सके, आपको भर के पानी दे। अरे तुम क्यों दुखी होते हो? कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। मैंने अगर तुम्हें खरीद के अपने घर लाया है और हर रोज मैं तुम्हें पानी के लिए ले जाता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सुनो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करो। मैं हर रोज तुम्हें घाट पर पानी लेने ले जाया करूंगा। तुम दुखी ना होना, बस रास्ते चलते चलते फूलों की तरह देखना और फूलों को देखकर अपने मन को शांत रखना और उन्हें देखकर खुश होना। ना जाने क्यों मालिक, आपको मुझ जैसे फूटे घड़े पर यकीन है। मैं सही घड़ा मालिक को हर रोज इतना पानी देता हूँ, तब भी मालिक मेरी कभी भी प्रशंसा नहीं करते हैं जितनी इस फूटे घड़े की कर रहे हैं। मुरली फिर से दोनों घड़ों को घाट पर पानी के लिए ले जाता है। मुरली ने जैसा जैसा फूटे घड़े से कहा था कि रास्ते में घर वापस लौटते समय फूलों को देखकर खुश रहना, ठीक वैसे ही फूटा घड़ा रास्ते में घर लौटते समय फूलों को देखता है और फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। फूलों को देख देख कर घड़े के आधे कष्ट कम हो जाते हैं। इस तरह से हर रोज ये सिलसिला जारी रहा। मुरली घाट पर दोनों घड़ों को पानी के लिए ले जाता और फूटा घड़ा घर लौटते समय फूलों को देखकर अपने मन को खुश और शांत करता। फिर एक दिन की बात है। देखो भाई, मुझे तो लगता है मालिक ने तुम पर तरस खाकर ही तुम्हें घर में रखा है, वरना उन्हें तो तुमसे कोई फायदा ही नहीं है। इस बात को तुम समझ लो।
सही घड़े की बात हमेशा फूटे घड़े को दुखी कर जाती थी और आज फूटे घड़े ने ये ठान लिया था कि वो अपने मालिक से जानकर ही रहेगा कि मालिक को उससे क्या फायदा हो रहा है, मालिक ने आखिर क्यों उसे रखा है। फिर जब शाम को मुरली घर लौटता है तो फूटा घड़ा उससे कहता है, मालिक आज मैं आपसे जानकर ही रहूंगा कि आखिर आपको मुझसे क्या लाभ है, आपने मुझे क्यों रखा है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं आपने मुझ पर तरस खाकर ही अपने पास तो नहीं रखा है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें तरस खाकर अपने पास नहीं रखा है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे तुमसे क्या लाभ हो रहा है। तुम्हें याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि तुम अपने आप को बेकार की चीज मत समझो और घाट से घर लौटते समय तुम फूलों को देखकर अपने मन को खुश करो। क्या तुम जानते हो बगीचे में लगे हुए हर फूल तुम्हारी ही देन है। जब से गर्मी में पानी की कमी हो रही थी, हर तरफ सूखा पड़ रहा था, तो मेरे बगीचे में फूल भी सूख गए थे, लेकिन जब से तुम मेरे घर आए हो इन फूलों में तुम्हारी वजह से जान आई है। आगे मुरली फूटे घड़े को बगीचे में लगे हुए सारे फूल दिखाता है और कहता है कि ये उसी की देन है। घाट से घर लौटते समय घड़े से जितना भी पानी गिरता था वो फूलों के बीज पर गिरता था। आगे मुरली कहता है कि अगर आज ये फूल है तो केवल फूल घड़े के पानी से ही है। इन फूलों से जो बीज निकलेगा मुरली उसे बाजार में जाकर बेचेगा, जिससे उसे लाभ ही लाभ होगा। मुरली के मुंह से ये सब सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हो जाता है। देखो भाई, तुम तो हमेशा मुझे ताना मारा करते थे। तुम हमेशा कहा करते थे कि तुम सही घड़े हो और मालिक को ज्यादा फायदा देते हो, पानी भर के देते हो, और मैं फूटा हूँ, मैं बेकार चीज हूँ, मैं मालिक के किसी काम की चीज नहीं हूँ और मालिक ने मुझे तरस खा कर रखा है। देख लिया ना तुमने, मैंने कितना बड़ा काम कर दिखाया है। मैंने मालिक के फूलों को पानी दिया है और मालिक कह रहे हैं कि ये फूल मेरी वजह से ही है, मतलब मैं बेकार चीज नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी काम की चीज हूँ। हाँ भाई, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। आज मुझे ये सीख मिल गई है कि किसी भी चीज को हमें बेकार नहीं समझना चाहिए। हाँ, और हमें ये बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर एक मामूली सी चीज भी हमारे बड़े काम आ सकती है।